हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 59 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन फेज़ 2 रिएक्शन इज़। तो सबसे कॉमन फेज़ 2 रिएक्शन कौन सा रहता है? तो फेज़ 2 रिएक्शन यहाँ पे बात हो रही है आपकी मेटाबॉलिज्म की या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों नामों से इसे जाना जाता है। सो बेसिकली जो आपका मेटाबॉलिज्म होता है, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज विल बी फेज़ 1 रिएक्शन एंड सेकेंड विल बी फेज़ 2 रिएक्शंस। सो जो मोस्ट कॉमन फेज़ 2 रिएक्शन रहता है दैट विल बी ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट रहेगा। बाकी एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन एंड सल्फेट कंजुगेशन, दीज आर ऑल्सो द टाइप्स ऑफ फेज़ 2 रिएक्शंस। तो यहाँ पे दोनों फेजेस की बात करूँ, सो फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट द फेज़ 1 रिएक्शंस। तो फेज़ 1 रिएक्शंस में कौन कौन से रिएक्शंस आ जाते हैं? तो इसमें आपका ऑक्सीडेशन आ जाता है, रिडक्शन आ जाता है, देन हाइड्रोलिसिस, then after hydrolysis there will be cyclization and decyclization। तो यहाँ पे है मोस्ट कॉमन फेज़ 2 रिएक्शन। सो यहाँ पे बात की मैंने फेज़ 1 रिएक्शन की। सो इफ़ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दैट मोस्ट कॉमन फेज़ 1 रिएक्शन, so in that case the answer will be oxidation is the most common phase 1 reaction। यहीं पे मैं फेज़ 2 रिएक्शंस की बात करूं, फेज़ 2 रिएक्शंस में ये आपके आ जाते हैं ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन एंड सल्फेट कंजुगेशन। इसके अलावा एक रिएक्शन आपका रहता है ग्लाइसिन कंजुगेशन। सो ये दोनों आपके रहते हैं, ग्लाइसिन कंजुगेशन, ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कंजुगेशन। दीज आर द फेज़ 2 रिएक्शंस। फेज़ 2 रिएक्शंस में मोस्ट कॉमन ग्लूक्यूरोनाइड कंजुगेशन, फेज़ 1 में ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एसिडिक ड्रग ट्रू इज। सो एसिडिक ड्रग्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? So for acidic drugs, first statement is best absorbed in the acidic medium। तो जो भी आपके एसिडिक ड्रग्स होते हैं वो एसिडिक मीडियम में बेस्ट ऑब्जॉर्व होते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स। सो ऑप्शन बी इज बेस्ट ऑब्जॉर्व्ड इन द अल्कलाइन मीडियम। सो अल्कलाइन मीडियम में ये बेस्ट ऑब्जॉर्व नहीं होते हैं। नॉट ऑब्जॉर्व्ड इन द एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में ये बेस्ट ऑब्जॉर्व होते हैं। तो ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। देन इट बाइंड्स टू अल्फ़ा ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये आपका अल्फ़ा ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करता है, इट बाइंड्स टू प्लाज्मा एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन के साथ ये बाइंड करता है। सो फॉर दैट केस ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। सो अगर क्वेश्चन आपका बेसिक ड्रग्स के लिए आता है, तो जो आपके बेसिक ड्रग्स हैं वो आपके सिमिलर बेसिक मीडियम में, ठीक है, बेसिक मीडियम या फिर बेसिक पीएच पे जो है वो बेटर ऑब्जॉर्ब होंगे। ठीक है, तो बेसिक मीडियम कहाँ पे रहेगा, बेसिक पीएच कहाँ पे रहेगा? सो जो भी बेसिक ड्रग्स हैं वो आपके इंटेस्टाइन में बेटर ऑब्जॉर्ब होंगे, इंटेस्टाइन में। वहीं अगर एसिडिक ड्रग की बात करूँ, तो एसिडिक कंडीशन जो है वो आपकी स्टमक में रहती हैं। तो स्टमक में एसिडिक ड्रग्स जो हैं वो बेटर ऑब्जॉर्ब होंगे। सो देयर आर ओनली 2 पॉइंट्स फॉर एसिडिक ड्रग्स। They are best absorbed in the acidic medium, that is in stomach, and for basic drug, so basic drugs are better absorbed in the intestine where basic pH is there। So अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज नॉट द मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन। इनमें से साइज रिडक्शन का मैकेनिज्म कौन सा नहीं है? सो देर आर डिफरेंट मैकेनिज्म आर गिवन, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, कटिंग, ब्रुशिंग एंड इल्यूट्रिएशन। तो इन चारों में से मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन जो नहीं है दैट इज इल्यूट्रिएशन। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो बेसिकली जो इल्यूट्रिएशन है वो आपका पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन में मेथड रहता है, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन में। नाउ आई विल टॉक अबाउट द इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, कटिंग।
So these are the different mechanism and brushing. So these are the different mechanism of size reduction. If I'll talk about impact, so impact हम कब कहेंगे? So impact condition क्या होती है इसमें? वन इज़ योर मटेरियल एंड दूसरा आपका रहेगा सरफेस, ठीक है. वन इज़ मटेरियल एंड दूसरा सरफेस. सो इम्पैक्ट कब अकर होता है? जब आपका मटेरियल जो है, मटेरियल इज स्टेशनरी एंड इज़ हिट बाय एन ऑब्जर्व, ठीक है. जो आपका सरफेस है या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वह एक हाई स्पीड पे मटेरियल के ऊपर फोर्सली इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है. हाई स्पीड पे जब हिट करेगा तो उस केस में आपका इम्पैक्ट जो है, इम्पैक्ट प्रिंसिपल जो है वर्क करेगा, ठीक है. इसमें आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है. मटेरियल आपका स्टेशनरी रहेगा एंड ऑब्जेक्ट जो है वो आपका हाई स्पीड के साथ मूव करके मटेरियल की साइज रिडक्शन करेगा, ठीक है. सो दिस इज इम्पैक्ट. अनदर इज एट्रीशन. व्हाट इज एट्रीशन? सो एट्रीशन में क्या होता है? तो इसमें आपका प्रेशर अप्लाई किया जाता है मटेरियल के ऊपर, ठीक है. इसमें प्रेशर इज अप्लाइड किसके ऊपर? ऑन मटेरियल, ठीक है. प्रेशर इज अप्लाइड ऑन मटेरियल जैसा कि कंप्रेशन में होता है. एंड इसमें आपका मटेरियल एंड जो आपका सरफेस है वो दोनों ही एक दूसरे के साथ फोर्सली हीट करेंगे एक दूसरे को एंड साइज रिडक्शन जो है वो हो जाएगी. तो ये आपका रहता है एट्रीशन. देन बात करूँ कटिंग की. सो कटिंग जो है इसमें आपका सिंपली एक शार्प ब्लेड, नाइफ या फिर जो भी रूट कटर वगैरह होते हैं तो उसकी हेल्प से जो है वो आपके मटेरियल को साइज़ रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है, कटिंग की हेल्प से. सो ये आपके डिफरेंट मैकेनिज्म रहते हैं साइज़ रिडक्शन में. अब साइज़ रिडक्शन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो आपका ऑपरेटर्स या फिर इक्विपमेंट के ऊपर बनता है कि जो जो भी इसमें मिल्स यूज़ की जाती हैं उन मिल्स का क्या प्रिंसिपल है, ठीक है. मोस्टली प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनता है. तो इसमें डिफरेंट मिल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. सो इसमें एक आता है आपका कटिंग मिल. सो कटिंग मिल जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कटिंग, ठीक है. कटर मिल रहती है. देन बात करूँ रोलर मिल, ठीक है. वन इज़ रोलर मिल. सो रोलर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन. देन वन इज़ हैमर मिल. तो हैमर मिल जो है वो आपका काफ़ी बार प्रीवियसली एग्जाम्स में पूछा गया है. सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट ओनली. देन योर फ्लूइड एनर्जी मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल एंड वॉल मिल, ठीक है. फ्लूइड एनर्जी मिल एंड वॉल मिल ये दोनों ही मिल्स जो हैं वो आपकी इम्पैक्ट एज वेल एज एट्रीशन, ठीक है, इन दोनों प्रिंसिपल पे काम करती हैं. ये आपका सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इम्पैक्ट एंड एट्रीशन दोनों प्रिंसिपल पे कौन सी मिल वर्क करती है. सो फ्लूइड एनर्जी मिल एंड वॉल मिल, दीज आर द मिल्स विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन बोथ. देन आपकी एक मिल आ जाती है एंड एज, ठीक है. एंड एज रनर मिल. So this mill works on the principle of crushing and shearing. So ये आपके डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं डिफरेंट मिल्स के. इन्हीं के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है एंड ये हमने काफ़ी बार प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है. तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सैचुरेटेड फैटी एसिड पैल्मिटिक एसिड कंटेन्स डैश कार्बन एटम. तो पैल्मिटिक एसिड इज़ अ सैचुरेटेड फैटी एसिड. ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है. इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहते हैं? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पैल्मिटिक एसिड? सो इन दिस टोटल 16 कार्बन एटम्स जो हैं वो आपके पैल्मिटिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. अभी बात करते हैं फैटी एसिड की क्योंकि यहाँ पे बात आई है फैटी एसिड की. सो वी विल टॉक अबाउट द फैटी एसिड्स. तो जो भी आपके फैटी एसिड्स हैं दीज आर द सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है. दीज आर द कार्बोक्सिलिक एसिड विद हाइड्रोकार्बन साइड चेन, ठीक है. इसमें ये आपके सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन साइड चेन जो है वो प्रेजेंट होती है. एंड जो आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है लिपिड्स की, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड इज फैटी एसिड्स,
तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फैटी एसिड, सिंपली फैटी एसिड्स की बात करूं तो आपको मेनली 2 टाइप्स के देखने को मिलेंगे। वन इज़ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अदर वन इज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होते हैं? तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होती है, कोई भी डबल बॉन्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में नहीं होगी। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन से होंगे? जिनमें वन और मोर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, वन और मोर डबल बॉन्ड्स अगर प्रेजेंट हैं सो दैट विल बी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब यहाँ पे एक बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। तो इसमें फर्दर आपके 2 टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी एक ही डबल बॉन्ड है, अगर फैटी एसिड्स में ओनली वन डबल बॉन्ड इज देयर, देन इट विल बी नोन एज मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर 2 और मोर डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, 2 या फिर 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स हैं, देन दे आर कलेक्टिवली नोन एज पूफा। पूफा दैट इज़ पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो इस फुल फॉर्म के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ पूफा? पूफा स्टैंड्स फॉर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो दीज आर बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स विच कंटेन्स 2 और मोर डबल बॉन्ड्स इन देयर स्ट्रक्चर। तो ये 2 इसमें टाइप्स रहते हैं। अब इसमें जो भी डिफरेंट टाइप्स हैं उनमें एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो फर्स्ट आता है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है ये आपका एसिटिक एसिड से स्टार्ट होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड जिसमें आपके 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। देन आपका आता है प्रोपियोनिक एसिड जिसमें आपके 3 कार्बन एटम्स। देन ऐसे ब्यूटाइरिक एसिड में 4, बेलेरिक एसिड में 5। सो हम मेन देख लेते हैं जहाँ से आपका मेनली क्वेश्चन जो है बनता है। सो इसमें एक आता है आपका लॉरिक एसिड। लॉरिक एसिड में आपके 12 कार्बन एटम्स होते हैं। देन मेरिस्टिक एसिड, मेरिस्टिक एसिड में 14। देन पाइलमेटिक एसिड 16। देन आता है आपका स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड कंटेन्स 18। आफ्टर स्टीयरिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड इज अरेकिडिक एसिड। अरेकिडिक एसिड, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली पूछा गया है अरेकिडिक एसिड पे। तो इट कंटेन्स 20 कार्बन एटम्स। देन आपका आता है वेहनिक एसिड। सो वेहनिक एसिड कंटेन 22 एंड लिगोसेरिक एसिड। एंड लिगोसेरिक एसिड इट कंटेन्स 24 कार्बन एटम्स। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है आपकी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की। अभी बात करूँ अनसैचुरेटेड वन की। तो अनसैचुरेटेड में क्या रहता है? तो अनसैचुरेटेड में आपका एक आता है पेल्मिटोलिक एसिड, ठीक है। पेल्मिटोलिक एसिड में आपके 16 जो है वो कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। देन आपका आता है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड, तो ओलिक एसिड जो है, ओलिक एसिड में आपका 18 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। देन आपका आता है लिनोलेइक एसिड, ठीक है, लिनोलेइक एसिड। लिनोलेइक एसिड में अगेन आपके 18 कार्बन एटम्स। देन लिनोलेनिक एसिड। सो लिनोलेनिक एसिड में आपके अगेन 18 कार्बन एटम। ओलिक एसिड, लिनोलेइक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड, इन तीनों में ही आपके कितने जो रहते हैं कार्बन एटम्स 18 रहते हैं। इनमें डबल बॉन्ड्स का डिफरेंस रहता है। ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड रहती है जो कि आपकी 9th कार्बन एटम पे प्रेजेंट होती है, जबकि जो लिनोलेइक एसिड है इसमें आपकी 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं। एक आपकी 9th पोजीशन पे रहती है, एक आपकी 12th पोजीशन पे रहती है। जबकि लिनोलेनिक एसिड जो है इसमें आपकी 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं, एक 9 कार्बन एटम पे, एक 12 पे एंड एक 15 कार्बन एटम पे। देन आपका आता है अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस के लिए मटेरियल रहता है ये। सो अरेकिडोनिक एसिड जो है इसमें आपके 20 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इसमें 4 रहती हैं। किस किस पोजीशन पे? 5th पोजीशन पे, 8th पे, 11th पे एंड 14th पे। तो ये आपकी
नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंथरनेलिक एसिड डेरिवेटिव एनर्जेसिक इज। सो एंथरनेलिक एसिड डेरिवेटिव एनर्जेसिक कौन सा है? तो ये आपका रहता है मीफेनेमिक एसिड। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहीं पे बात करूँ मैं फेन एसिटिन की। तो फेन एसिटिन जो है वो आपका पैरा अमाइनो, इट इज़ पैरा अमाइनो फिनॉल डेरिवेटिव फॉर फेन एसिटिन। Then if I'll talk about phenylbutazone, so phenylbutazone is pyrrolizone derivative. Phenylbutazone is pyrrolizone derivative, and indomethacin is indole acetic acid derivative. Indole acetic acid derivative. तो ये सारे आपके नसेट्स एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, एज एन एनाल्जेसिक्स यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट डेरिवेटिव्स हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज विच इज़ यूज एज एंटी पर्सिपरेंट। इनमें से एज एन एंटी पर्सिपरेंट कौन सा एजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है? सो एंटी पर्सिपरेंट इज अल्यूमिनियम क्लोरल हाइड्रेट। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो इसमें आपका क्वेश्चन दो तरीके से बनता है। एक आपका डिओड्रेंट के ऊपर क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ डिओड्रेंट एंड एंटी पर्सिपरेंट्स। ठीक है, दोनों सिमिलर सी चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस रहता है। ठीक है, सो इन दोनों के एक तो डिफरेंस के ऊपर क्वेश्चन बनता है एंड एग्जाम्पल के ऊपर। सो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। सो जो आपका डिओड्रेंट है वो आपका प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट ऑडर, जो बॉडी ऑडर होता है उससे प्रोटेक्ट करता है आपका डिओड्रेंट। जबकि आपका जो एंटी पर्सिपरेंट है, एंटी पर्सिपरेंट आपका स्वेट से प्रिवेंट करता है। ठीक है, स्वेट से प्रोटेक्ट करता है एंड उसकी वजह से जो ऑर्डर आता है उससे भी प्रिवेंट करता है। सो ये आपका बेसिक डिफरेंस होता है। अब इसमें एग्जांपल्स हमने एंटी पर्सिपरेंट का देख लिया, इट इज़ अल्यूमिनियम क्लोरल हाइड्रेट। जबकि अगर मैं डिओड्रेंट की बात करूं, सो डिओड्रेंट आपका रहता है हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन। ठीक है, हेक्सामिथाइल टेट्रामाइन जो है वो आपका डिओड्रेंट का एग्जांपल है। दोनों ही एग्जांपल्स के ऊपर जो है वो प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा गया है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टीरोल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। सो स्टीरोल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर कौन सा है? तो स्टीरोल अब्जॉर्प्शन इनहिबिटर इज एजेटिमाइव। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो ये आपके एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स हैं। सो इन्हीं की क्लासिफिकेशन के ऊपर जो है वो कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक आपका ड्रग दिया गया है ऑप्शन ए में, नियासिन। नियासिन जो है वो आपका लिपोलाइसिस, इट इज़ अ लिपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड, इट इज़ अ लिपोलाइसिस एंड ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर क्लास में आपका ड्रग आता है नियासिन, दैट इज़ निकोटिनिक एसिड। देन बात करूँ गेम्बीफ्रोजिल। सो द गेम्बीफ्रोजिल ड्रग कम्स अंडर लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर कैटेगरी। लिपोप्रोटीन lipase activator category, and these are also known as PPAR alpha activators और fibrates। ठीक है, fibrates के नाम से आपको काफ़ी बार इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सो fibrates आर गेम्बीफ्रोजिल। इसी में अदर ड्रग्स आपके आ जाते हैं क्लोफिब्रेट, देन बेजाफिब्रेट एंड फेनोफिब्रेट। तो ये आपके डिफरेंट ड्रग्स हैं, दीज आर द डिफरेंट ड्रग्स कम्स अंडर लिपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर कैटेगरी, दैट इज ऑल्सो नोन एज फाइब्रेट्स। देन बात करूँ कोलेस्टाइरामिन की। सो कोलेस्टाइरामिन इज बाइल एसिड sequestrant, it is a bile acid sequestrants and these are basically resin drugs। ठीक है, रेजिन ड्रग्स ही आपके होते हैं कोलेस्टाइरामिन। एंड इसी कैटेगरी में एक ड्रग और आपका आता है कोलेस्टिपोल, अदर ड्रग इज कोलेस्टिपोल। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी कैटेगरी रहती है स्टैटिन्स की। ठीक है, स्टैटिन्स कैटेगरी रहती है जो कि आपकी मेन कैटेगरी आपकी होती है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ठीक है, इसमें कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं? तो इसमें आपका ड्रग आ जाता है लोवास्टैटिन,
ठीक है। जो भी आपके स्टैटिन वाले ड्रग्स होंगे वो आपके HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनता है। तो लोवास्टैटिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटोरवास्टैटिन, सिम्बास्टैटिन, देन प्रावास्टैटिन, देन आपका रोसुवास्टैटिन एंड पीटावास्टैटिन। सो ये आपके डिफरेंट ड्रग्स हैं। दीज आर द डिफरेंट ड्रग्स विच आर अंडर द कैटेगरी ऑफ HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स आल्सो नोन एज स्टैटिन्स। तो ये आपकी पूरी क्लासिफिकेशन है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स की। सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द क्वेश्चन इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट इज, मोस्ट अबंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट का कौन सा रहता है? तो मोस्ट अबंडेंट मीन्स फर्स्ट, ठीक है, हाईएस्ट अबंडेंसी किसकी है? तो वो आपकी रहती है एल्यूमिनियम की। यहीं पे सेकंड मोस्ट अबंडेंट भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो आपका मेटल रहता है दैट इज आयरन। आयरन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट। वहीं पे अगर थर्ड मोस्ट अबंडेंट की बात की जाएगी तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट विल बी कैल्शियम। ठीक है, ये तीनों ही आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पे कौन सा है? फर्स्ट इज एल्यूमिनियम, सेकंड इज आयरन एंड थर्ड इज कैल्शियम। So these are the three most abundant metals in the Earth's crust. So now next question. So अगला question है, according to BCS classification, high solubility and low permeability is, so BCS बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली हाई परमिएबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी किस क्लास के अंडर आते हैं? तो BCS के एक तो आपको फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, दैट इज़ बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। 4 इसमें क्लासेस रहती हैं। कहीं कहीं पे आपको 5th क्लास भी देखने को मिलेगी जो कि आपकी काफ़ी स्मॉल कैटेगरी है। मेनली फर्स्ट 4 क्लासेस जो हैं वो वाइडली स्टडी की जाती हैं। तो इसमें 4 क्लासेस रहती हैं। आपका जो हाई सॉल्युबिलिटी एंड लो परमिएबिलिटी है वो आपका होता है क्लास 3 में। सो इसमें आपका इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अब चारों क्लासेस के बारे में बात करते हैं वन बाय वन। तो पहले आती है आपकी क्लास 1। सो क्लास 1 में आपकी हाई सॉल्युबिलिटी रहेगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी भी आपकी हाई रहेगी एंड परमिएबिलिटी भी आपकी हाई रहेगी। दोनों ही चीज़ें हाई हैं तो वो आपकी क्लास 1 में आती हैं, ठीक है। एंड क्लास 4 में आपकी दोनों ही सॉल्युबिलिटी भी लो है एंड परमिएबिलिटी भी लो है। तो ये 2 क्लासेस तो काफ़ी इजी होती हैं याद रखने के लिए। कन्फ्यूज़न आपकी क्लास 2 एंड क्लास 3 में ही रहती है। तो जो आपकी क्लास 2 है, क्लास 2 में आपकी सॉल्युबिलिटी लो हो जाएगी एंड परमिएबिलिटी जो है वो हाई रहेगी। वहीं पे क्लास 3 में इसका ऑपोजिट हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी आपकी हाई रहेगी, परमिएबिलिटी जो है वो आपकी लो रहेगी, ठीक है। यही इसमें 4 क्लासेस हैं, इन्हीं के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बनता है। इसी में क्लासिफिकेशन का एक तो सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी पे क्लासिफिकेशन है, इसी में एग्जाम्पल्स के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल्स हम देखते हैं चारों क्लासेस में। तो फर्स्ट है आपका क्लास 1 में, इसमें आपको ड्रग्स देखने को मिलेंगे प्रोप्रेनोलोल, ठीक है, प्रोप्रेनोलोल एंड मीटोप्रोलोल। प्रोप्रेनोलोल, मीटोप्रोलोल, दीज ड्रग्स कम्स अंडर क्लास 1 ऑफ BCS क्लासिफिकेशन। देन क्लास 2 में आपके नसेट्स आ जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से नसेट्स? जैसे कि आपका कीटोप्रोफेन आ गया, या फिर इसमें आपके एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आ जाते हैं जैसे कि आपका कार्बामाजिपिन आ गया, ठीक है। ये दोनों ड्रग्स कीटोप्रोफेन एंड कार्बामाजिपिन ये आपके क्लास 2 में आते हैं। देन आपका आता है क्लास 3। क्लास 3 में आपको ड्रग्स याद रखने हैं रेनिटिडिन एंड एटेनोलोल। रेनिटिडिन एंड एटेनोलोल, दीज 2 ड्रग्स आर अंडर क्लास 3। देन फॉर क्लास 4 विच इज़ लो सॉल्युबिलिटी लो परमिएबिलिटी, इस क्लास में आपका ड्रग आता है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड एंड फिरोसेमाइड। सो ये चारों क्लासेस की फॉर दीज 4 क्लासेस यू हैव टू लर्न अबाउट द एग्जाम्पल्स एंड द बेसिक सॉल्युबिलिटी एंड परमिएबिलिटी क्लासिफिकेशन। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो द क्वेश्चन इज वाइट विंसेंट मेथड फॉर एडजस्टिंग द pH कम्स अंडर। सो वाइट विंसेंट मेथड जो है वो pH एडजस्टमेंट के लिए मेथड रहता है। सो ये आपका
किस क्लास में आता है? सो इट कम्स अंडर क्लास 2 मेथड, ठीक है। वाइट विंसेंट मेथड जो है वो क्लास 2 मेथड में आता है। बेसिकली आपका टॉनिसिटी एडजस्टमेंट में 2 क्लासेस में मेथड रहते हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2 में। सो सबसे पहले हम वाइट विंसेंट मेथड के बारे में देख लेते हैं। सो जो आपका वाइट विंसेंट मेथड है, वाइट विंसेंट मेथड जो है वो आपका बेसिकली टॉनिसिटी कैलकुलेशन में यूज़ किया जाता है। इसमें आपका जो ड्रग है, ड्रग को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है, ठीक है। फॉर वाइट विंसेंट मेथड द ड्रग इज मिक्स्ड विद वाटर टू क्रिएट आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। सो एक क्वेश्चन इसमें इस डेफिनेशन के ऊपर भी बनता है कि इन विच मेथड द ड्रग इज मिक्स्ड विद वाटर टू क्रिएट आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो दैट विल बी योर वाइट विंसेंट मेथड। तो ये आपको इम्पॉर्टेंटली याद रखना है। अभी दोनों क्लासेस में मेथड देखते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं। तो आपका जो क्लास 1 मेथड है उसमें आपका क्रायोस्कोपी आ जाता है, क्रायोस्कोपी मेथड आ जाता है। एंड दूसरा मेथड इसमें आता है आपका सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, ये 2 मेथड आपके जो हैं वो क्लास 1 मेथड्स रहते हैं। एंड जो आपका सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड है इसको ई वैल्यूज़ भी कहा जाता है, ई वैल्यूज़ इसको कहा जाता है। देन आपका क्लास 2 आता है। क्लास 2 मेथड में आपका एक आ जाता है वाइट विंसेंट मेथड, दूसरा आपका मेथड आता है स्प्रॉल्स मेथड, ठीक है। अनदर मेथड इज स्प्रॉल्स मेथड। स्प्रॉल्स मेथड जो है वो आपका सिंपली वाइट विंसेंट मेथड की ही एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, ठीक है। तो ये आपको क्लासेस मेनली याद रखनी है। तो यहाँ पे आज के 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।